तो श्रद्धा की हत्या के गुनहगार आफताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है। आफताब से कत्ल की रात से लेकर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने तक के तमाम सवाल पूछे गए। ऐसे में आपको यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि आखिर नार्को टेस्ट क्या होता है, सच के कितने करीब होता है और आरोपी से कैसे सवाल किए जाते हैं। देखिए, मेरी सहयोगी पल्लवी के साथ पूरा एक्सपर्ट पैनल मौजूद है, देखिए जरा। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है और ऐसे में आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट होना ये कितना जरूरी है और इससे किस तरीके के सबूत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। और इसीलिए न्यूज़ 24 इस वक्त विनायक हॉस्पिटल में है और मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट हैं जो कि ये समझाएंगे कि नार्को टेस्ट क्यों जरूरी है और इससे किस तरीके के सबूत हासिल किए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊं हमारे एक्सपर्ट से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ एक डेमो करके बताएंगे कि कैसे होता है नार्को टेस्ट और किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट माना जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर एक सब्जेक्ट है और इसी तरीके से आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट होगा और इसी तरीके से ये तमाम डॉक्टर वहां पर मौजूद होंगे और जो स्टार्टिंग प्रोसीजर होगा उसको सबसे पहले समझ लें कि सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या होता है। डॉक्टर, किस तरीके से नार्को टेस्ट अगर होता है तो जो भी होता है व्यक्ति उस पर किस तरीके से प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नार्को टेस्ट से पहले एक प्री नार्को एनालिसिस होता है पेशेंट का, जिसमें कि उसका एक रूटीन बॉडी चेकअप, उसके वाइटल पैरामीटर्स, उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स रेट, उसकी ईसीजीज, दिल की धड़कन नॉर्मल चल रही है कि नहीं, और उसके ब्लड पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, जिससे कि ये जाना जा सके कि जो ट्रूथ सीरम हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे इस नार्को टेस्ट के दौरान, क्या उसकी बॉडी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया। और इसके बाद जब प्रक्रिया शुरू होती है, जब आपने प्री एनालिसिस कर लिया, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? प्री एनालिसिस के बाद फिर हम लोग जो है तैयारी करते हैं नार्को एनालिसिस की, जो मेन टेस्ट है, और वो ट्रूथ सीरम जो है इंट्रावीनसली नसों के द्वारा पेशेंट को एडमिनिस्टर, उस टाइम एनेस्थीसिया का काम शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर रोशनी से बात कर लेते हैं। जब इन्होंने कहा कि ट्रूथ सीरम जिसकी बात हो रही है, पहले तो समझाइए ये ट्रूथ सीरम क्या होता है और किस तरीके से जो पेशेंट तो नहीं कहेंगे, जो भी व्यक्ति से जो भी सब्जेक्ट है उससे उगलवानी है चीज़ें, तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा? ट्रूथ सीरम बेसिकली एक एनेस्थेटिक एजेंट है जो बारबिचुरेट के ग्रुप में आता है। मेनली हम सोडियम पेंटाथॉल यूज़ करते हैं। ये ट्रूथ सीरम क्या करता है, इंट्रावीनसली ये एक्ट करता है और डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ये मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको सबकॉन्शियस स्टेट में लेके जाते हैं, ताकि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जो दिमागी रूप से जो इनहिबिशन है कि वो सच ना बोले, वो जो चीज़ है उसको इनहिबिट करता है। तो अच्छा डॉक्टर रोशनी, मैं यहाँ समझना चाहूँगी कि एनेस्थीसिया बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो शरीर के किस भाग में एनेस्थीसिया दिया जाता है? जो भी हमारा मेनली आईवी कैनुला होता है, जिससे हम नॉर्मली ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसी से हम देते हैं। वो ब्लड समझा पाएंगे जैसे ये सब्जेक्ट है? हाँ, यहाँ पे हम कैनुलेशन करते हैं, डायरेक्टली इनको नसों के द्वारा हम देते हैं और वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ब्रेन में ये जब इफेक्ट करता है, इसकी वजह से इनहिबिटरी फैक्टर्स जो हमारे हैं, यानी कैनुला यहाँ लगता है, यहाँ से आप एनेस्थीसिया देती हैं, जो भी ड्रग होगा वो यहाँ सर्कुलेशन में जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? इसके बाद की प्रक्रिया ये होती है कि जब वो सबकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है हमारा सब्जेक्ट, उस टाइम हम उनसे थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमें जिनके आंसर्स पता है। जैसे ये सवाल एनेस्थीसिया की टीम पूछती है या फिर यहाँ रोल आ जाता है पुलिस का? यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर का रोल आ जाता है। इन्वेस्टिगेटर का रोल आ जाता है। तो सीधे इन्वेस्टिगेटर से ही बात कर लेते हैं कि सर, जब अब सबकॉन्शियस माइंड में चले गए तो क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 2002 में ये नार्को एनालिसिस टेस्ट इंडिया में शुरू हुआ था
उसके बाद जो तमाम इम्पोर्टेंट केस थे, कसाब का केस था, तेलगी घोटाला था, आभ्या मर्डर केस था, इन केसेस के अंदर जो इसकी कामयाबी थी 100% के आसपास मानी जा सकती है, केवल आरुषि तलवार केस को छोड़कर। तो ये चूंकि अब 3rd डिग्री का टाइम नहीं है, अब ये तमाम इस तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, साइंटिफिक टेस्ट हैं जिनको अदालतें मानती हैं। हालांकि इसको प्राइमरी एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, परंतु ये कोरोबरेटिव एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि नार्को टेस्ट में, पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ डिस्कवरीज फैक्ट्स होते हैं और उनसे रिकवरी जिस तरीके से अभी हमारे सामने सब्जेक्ट है, और चूंकि उस वक्त भी इन्वेस्टिगेटिंग की टीम होगी और पुलिस होगी मौजूद, तो जैसे कि इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से जवाब दिया जाता है सब्जेक्ट की तरफ से। देखिए, 2 तरह के टेस्ट, जब पॉलीग्राफी टेस्ट होता है उसमें चेतन अवस्था में होता है, तो एक क्वेश्चनर तैयार किया जाता है। बेसिक चीज़ ये है कि ये झूठ को कन्फ्रंट कराने के लिए, ना कि सच को उगलवाने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो क्वेश्चनर का जो रूप होता है, शुरू में उसको फैमिलराइज कराने के लिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, श्रद्धा को कैसे जानते हैं, श्रद्धा के साथ कहाँ आप घूमने के लिए, जिससे कि वो एक माइंड सेट में आ जाए। परंतु जब नार्को एनालिसिस टेस्ट में होता है तो उसका माइंड सुप्त अवस्था में या सेमी अनकॉन्शियस पोजीशन में होता है, तो जो उससे सवाल कन्फ्रंट कराए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो उनका सवाल। अवस्था कहने का मतलब यहाँ है डॉक्टर साहब ये कि जिस तरीके से हमें यहाँ सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, कुछ इसी तरीके से होता है कि आंखें खुली हैं और ऐसी है कि नींद भी नहीं है और नींद में भी है। बिल्कुल सब कॉन्शियस स्टेट में होता है पेशेंट, आधी चेतन अवस्था, आधी अचेतन, उस तरीके की स्टेट होती है। और ज्यादातर ये पाया गया है कि इस अवस्था में पेशेंट सच बोलना शुरू कर देता है, सब्जेक्ट जो होता है वो सच बोलना शुरू कर देता है। अगर कहीं वो डिसीट करना चाहता है, झूठ बोलना चाहता है, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके, जैसे पल्स रेट हैं, ब्लड। यही मैं समझना चाह रही थी कि ये जो पूरे पैरामीटर्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, इनका क्या यहाँ पर काम होता है और किस तरीके से ये एक इंडिकेटर बनते हैं सब्जेक्ट को लेकर। ये जैसे ये मॉनिटर अभी हम लोग दर्शा रहे हैं, इसमें जो सबसे ऊपर वाली आप रेखा देख रही हैं वो है पल्स रेट, उसके नीचे ऑक्सीजन के लेवल्स, उसके नीचे ब्लड प्रेशर्स। तो जब भी सब्जेक्ट झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो ये सारे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं, और उससे हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट कहीं ना कहीं झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फिर पेशेंट की डोज बढ़ा सकते हैं ट्रूथ सीरम की, उसको थोड़ा सा फिजिकली हम लोग स्टिमुलाई दे सकते हैं, चेस्ट पे थ्रस्ट दे सकते हैं, हाथ पे उसके मार के पूछ सकते हैं कि बताओ वेपन कहाँ है, किस तरीके से तुमने जो है उसके डिसमेंबर किए थे पार्ट्स, और क्या क्या तुमने जो है किया था, कब तुम निकले थे रात में, कब तुम जो है उसका स्कल लेके निकले थे। तो इस तरीके से फिजिकल स्टिमुलस भी कई बार देना पड़ता है टेस्ट के दौरान, और लेवल्स जो ट्रूथ सीरम के हैं वो भी इंक्रीज किए जाते हैं एज पर बॉडी वेट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।